नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंच गए हैं। वहां कुछ विकास योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और आज से 72 घंटे के बाद जनता दल यूनाइटेड के विधायकों सांसदों की बैठक भी बुलाई गई है। ये खबर अभी चल ही रही थी कि आज एक बड़ी खबर आई कि अररिया में प्रशासन के द्वारा भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के खिलाफ सांप्रदायिक बयान देने के लिए एफआईआर दर्ज किया गया है। गिरिराज सिंह के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और यदि उनके फुटेज में कुछ भी आपत्तिजनक मिलता है, जो उन्होंने सीमांचल यात्रा में, अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा में, यदि उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक बोला होगा और वो पाया गया प्रशासन की नजर में, तो प्रदीप सिंह की तरह उन पर भी एफआईआर दर्ज होगी। सवाल यह है कि भाजपा सांसदों और भाजपा नेताओं के खिलाफ नीतीश कुमार का प्रशासन इतना ज्यादा सख्त क्यों हो गया है। और उधर बैठक भी बुला ली गई है, राजगीर भी पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा बिहार को लेकर था, लेकिन अभी कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही मेरे पास एक खबर पहुंची है कि पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुभाष यादव के झारखंड के कोडरमा से जो नामांकन उन्होंने किया है, नामांकन करने वाला 22 अक्टूबर का आदेश वापस ले लिया और इससे एक विचित्र संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। कानून यह है कि जब तक कोई सजा याफ्ता न हो और वो सजा कम से कम 2 साल की न हो, तब तक किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। ये सभी जानते हैं, जो संविधान में वर्णित है। अब इसके आगे की परिस्थिति यह है कि 22 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट ने ही ईडी की हिरासत में बंद सुभाष यादव को नामांकन भरने की अनुमति प्रदान की थी। नामांकन से रोक भी नहीं सकते हैं, वो जेल से ही नामांकन दर्ज करा सकते हैं किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, और फिर जाकर के कहीं पर शपथ पत्र भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नामांकन भरने का आदेश वापस लिया जाना और ये कहा जाना कि ईडी को सुने बिना यह अनुमति दी गई थी, सवाल ये उठता है कि ईडी को सुने बिना दी जाए या ना दी जाए, किसी के फंडामेंटल राइट्स को जब तक वो सजा याफ्ता नहीं है, कैसे न्यायालय रोक सकता है नामांकन करने से। और अब जब नामांकन दर्ज हो गया, सजा याफ्ता वो व्यक्ति है नहीं, तो नामांकन खारिज भी नहीं कर सकते। किस आधार पर खारिज किया जाएगा? खारिज करने का आधार भी नहीं बनता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन में जाने वाला मामला हो गया है, क्योंकि विचित्र संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए 22 अक्टूबर को सी हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पुलिस अभिरक्षा में सुभाष यादव कोडरमा जाएंगे और वो नॉमिनेशन करेंगे। और बजाबते सुभाष यादव ने तो तेजस्वी यादव के साथ रैली भी की है। आपने वो फुटेज भी देखा होगा कि उनके हाथ में हथकड़ी है, अब बजाबते हथकड़ी है और वो बड़े जनसभा को तेजस्वी यादव के साथ संबोधित कर रहे हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ऐसे लोगों से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बचना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने यदि सजा निर्धारित नहीं किया है, अभी जांच चल रही है, सुनवाई चल रही है, जांच की मतलब सुनवाई चल रही है, उसको आप नॉमिनेशन करने से वंचित कैसे कर सकते हैं। और इसी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया 22 अक्टूबर को कि ये पुलिस अभिरक्षा में सुभाष यादव नामांकन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, और रैली किया भी है। वो फुटेज पब्लिक डोमेन में है, आपने भी देखा होगा अभिषेक जी। तो ये कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संकट जरूर खड़ा हो गई है। और मुझे लगता है कि ऐसे मामले में तुरंत, क्योंकि नॉमिनेशन का एक फिक्स निर्धारित डेट है, टाइम है, तो एक तुरंत इस केस को आनन फानन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स जो है उसका उल्लंघन न हो। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी ऐसे उम्मीदवार जो जिनके विरुद्ध जांच चल रही है या उनकी जो छवि ठीक नहीं रहा है, ठीक है,
ऐसे एक चीज उम्मीदवारों से ऋषि बचना जी चाहिए। जी। ऋषि जी, एक चीज वो बात अलग का मुद्दा है, ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई संवैधानिक रूप से, क्योंकि कोई व्यक्ति जो सजा याफ्ता नहीं है उसके लोकतांत्रिक अधिकारों से तो आप वंचित कर नहीं सकते। जेल में कोई व्यक्ति अगर है और कोर्ट में आदेश लगाता है तो आनन फानन में उसे सुनना ही होता है, क्योंकि उससे नामांकन की डेट बीत जाएगी तो फिर वो चुनाव प्रक्रिया ही दागदार हो जाएगी। भाई कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता था, उसे रोक दिया गया बिना किसी सजा के। फिर चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाएगा कि कोई व्यक्ति जो लड़ना चाहता था उसे बिना सजा याफ्ता किए रोक दिया गया। तो न्यायालय ने 22 को जो आदेश दिया वो देना ही था उसे। अब सवाल उठता है कि उसके बाद की परिस्थिति में उस अब कहा जा रहा है कि ईडी के को सुने बिना परमिशन दिया गया। सवाल यह है कि ईडी कौन होती है किसी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली? चुनाव नहीं, लड़ने से आपके रोकने बात से का एकमात्र तरीका है कि किसी को, जैसे राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी थी, मैक्सिमम सजा मानहानि में, और 2 साल का सजा पाया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, सांसदी उनकी वापस हुई। लालू यादव को 5 साल की सजा हुई, 5 अलग-अलग मामलों में 5-5 साल की। उस चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो चलिए सजायाफ्ता हो गए, जो कानून सम्मत तरीके से वो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हुए। कानून चाहेगा तो बरी होंगे, यदि उनके खिलाफ अगर सबूत कमजोर हुए तो फिर वापस हो सकते हैं। लेकिन आनंद मोहन सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते। आनंद मोहन सिंह को सजा हुई। आनंद मोहन सिंह अभी भी सजा याफ्ता है, और राज्यपाल के और बिहार सरकार के रहमो करम पर उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी सजा को नहीं, मतलब उनके दोष से उनको दोष मुक्त नहीं किया गया, बल्कि उनको राहत दे दी गई अच्छे आचरण को देखते हुए। लेकिन सजा याफ्ता वो अब भी है, वो बरी नहीं हुए हैं, लिहाजा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। सुभाष यादव तो कुछ नहीं हुए हैं, और अब जो परिस्थिति है, नामांकन भर दिया गया तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कॉम्प्लिकेटेड स्थिति उत्पन्न हो गई। वो रिटर्निंग ऑफिसर जो डीएम साहब है या एसडीएम साहब होंगे, वो क्या इस नामांकन को खारिज करेंगे? और खारिज करेंगे तो आधार क्या बनाएंगे खारिज करने का? खारिज करने का एक ही आधार होता है, कोई सजा याफ्ता हो या नामांकन पत्र में किसी कागजात की कमी हो, मतलब उम्र कम हो, या फिर फॉर्म भरने में गलती कर दी हो, या फिर जो जमानत राशि हो वो जमा नहीं किया हो। यहाँ तक कि कई बार होता है कि सिंबल जमा नहीं किया तो बागी कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है, निर्दलीय कैंडिडेट, तब भी रद्द नहीं होता है। अब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो स्थिति है, क्या रिटर्निंग ऑफिसर ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या चुनाव आयोग का? ये बड़ा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड देखिए, सिचुएशन है कि न्यायालय ने नामांकन भरने का आदेश जो दिया था, उस आदेश को वापस ले लिया है, और इस बीच उन्होंने नामांकन भर दिया है। देखिए अभिषेक जी, मैंने शुरू में ही कहा किसी के लोकतांत्रिक अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं, तब जब उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई सजा माननीय न्यायालय ने निर्धारित नहीं किया है। और ये तो विधि विशेषज्ञ देखेंगे, और मुझे लगता है कि सुभाष यादव भी हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं होंगे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ऐसे विषय को देखना चाहिए। और सवाल ये उठता है कि जिस हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर को ये परमिशन दिया, और परमिशन का अधिकार भी बनता है क्योंकि उनके विरुद्ध कोई पनिशमेंट निर्धारित नहीं हुआ है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, मतलब एस्टेब्लिश मतलब उसके बाद इस प्रकार का डेवलपमेंट है तो निश्चित ही एक संवैधानिक ये संकट उत्पन्न हो गई है। अब देखिए अब उस पे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्या डिसीजन लेते हैं। जी, चलिए हम आगे दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, चूंकि ये मुद्दा तो वाकई कॉम्प्लिकेटेड था। चर्चा हम दूसरे मुद्दे के लिए आज आहूत किए थे, लेकिन अचानक ये आ गया तो ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने इसकी चर्चा की शुरुआती जो खबर आई उसके आधार पर। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर पहुंचे हैं कुछ विकास योजनाओं का उद्घाटन करने। वैसे नीतीश कुमार की राजगीर यात्रा का मतलब तो ऋषि जी समझाएंगे अभी। और उधर अभी से 72 घंटे के बाद जनता दल यूनाइटेड की बैठक बुलाई गई है विधायकों सांसदों की। अब ताजा खबर यह है कि भाजपा के सांसद और अजीबोगरीब बयान देने के लिए जाने जाने वाले प्रदीप सिंह, जो अररिया के सांसद हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने सीओ के बयान पर, सर्किल इंस्पेक्टर के बयान पर दर्ज किया गया है उनके आधार पर। और उस बयान में कहा गया है कि ये उकसावे वाली या हेट स्पीच जिसको कहते हैं, वो स्पीच उन्होंने दी। उनका बयान हम सबने सुना था, देखा भी था वो फुटेज, कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा।
उन पर एफआईआर के साथ साथ दूसरी खबर यह है कि भागलपुर से लेकर किशनगंज तक जो गिरिराज सिंह की यात्रा हुई है, उसके तमाम फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि इसमें कहीं कोई हेट स्पीच तो नहीं है, और यदि पाई जाती है तो जल्द से जल्द उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीधे सीधे आर पार के मूड में नीतीश कुमार का प्रशासन आ गया है। स्वाभाविक है, बिना नीतीश कुमार की मर्जी के तो आया नहीं होगा, वरना आप उत्तर प्रदेश में हेट स्पीच पर यति नरसिंहानंद पर तो हो जाएगी एफआईआर, लेकिन भाजपा के किसी सांसद पर होती है क्या? आपने देखा है कि राज्य सरकार और प्रशासन दर्ज कराता हो? लेकिन बिहार में हो गया। नीतीश कुमार एक तरफ भाजपा के नेताओं से दो दो हाथ कर रहे हैं, उनका प्रशासन कर रहा है, वो राजगीर भी जा रहे हैं और विधायकों सांसदों की बैठक भी बुला रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा? पूरा बिहार फिंगर क्रॉस करके देख रहा है कि होने क्या जा रहा है। राजगीर जाना और फिर उसके बाद विधायक दल सांसद दल की बैठक बुलाना, क्या मायने हैं इन सबके? देखिए, ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो 28 तारीख के बाद पता चलेगा। हालांकि अहले सुबह नीतीश कुमार राजगीर के लिए निकल गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम जो विकास के जो कई योजनाएं हैं उसको लेकर नीतीश कुमार राजगीर गए हैं। कई कार्यक्रम हैं नीतीश कुमार के राजगीर में। अब लेकिन यदि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे, जब जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है बिहार में, तब तब या जब जब नीतीश कुमार ने बड़े निर्णय लिए हैं, दो चीज देखिए, एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस, और जब जब वो बड़े निर्णय लिए हैं तो निर्णय लेने से पहले वो राजगीर जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजगीर गए हैं तो ये होगा। दो बड़े खबर हैं, दो बड़े खबर हैं। एक तो आज राजगीर गए हैं, 25 अक्टूबर 2024 को अहले सुबह राजगीर गए हैं, और 28 अक्टूबर 2024 को दोपहर बाद जेडीयू के तमाम विधायक, सांसद और विधान पार्षदों और तमाम पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि गिरिराज सिंह के सीमांचल यात्रा से नीतीश कुमार नाराज है। और आपने बिल्कुल सही कहा है, शासन प्रशासन को ये ऑर्डर दिया गया है कि क्या है, गिरिराज सिंह ने ऐसा कोई भाषण दिया है जिससे सोशल फैब्रिक या जो सामाजिक समरसता है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और प्रदीप सिंह को लेकर आपने कह ही दिया। तो 3-4 ऐसे डेवलपमेंट हैं, और उसको यदि आप सीक्वेंस में देखें, उसको मतलब कनेक्ट करने का प्रयास करें, ये 4-5 डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो कुछ आपको एक धुंधला सा एक जो पिक्चर है वो देखने को मिलेगा। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजगीर गए हैं, 28 तारीख को बैठक है, और पहले भी इस प्रकार की वो राजगीर जाते हैं, फिर बैठक होती है और गठबंधन के सहयोगी दल बदल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 28 तारीख को अभी राजगीर गए हैं, 25 को राजगीर गए हैं, 28 को बैठक लेंगे और फिर सहयोगी दल जो है जेडीयू के वो बदल जाएंगे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार 2005 से ही हैं, बदले नहीं है। और ये बार बार दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमने कभी नहीं कहा, या अभिषेक जी ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं या नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पाला बदलवा देते हैं, अपने जो सहयोगी हैं उनको बदल देते हैं, स्टेपनी बदल देते हैं। बिल्कुल सही कहा, स्टेपनी बदल देते हैं। अपने सहयोगी जिनके खाते में मुख्यमंत्री पद जाता है उनको बदल देते हैं। मुख्यमंत्री तो खुद है। 2005 से बीच में जीताराम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें, कुछ अवधि को छोड़ दें, तो लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कहना है कि सरकार बदलने जा रही है, मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, नई सरकार का फॉर्मेशन हो सकता है, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। हाँ, सहयोगी की अदला बदली हो सकती है, सो मैं कह रहा हूं। और राजगीर यात्रा और जेडीयू की जो 28 तारीख की बैठक है उससे इसको जोड़कर मत देखें। जी ऋषि जी, एक चीज बताइए, आपने स्टेपनी बदलने की बात कही, आप भी 4 व्हीलर रखे हैं, ये बताइए आप कितने दिन पर स्टेपनी बदलते हैं? हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, एक बात बता दूं, मेरे 4 व्हीलर तो है मेरे पास, लेकिन मैं गाड़ी चलाने नहीं आती है, न स्टेपनी बदलने आता है। घर में है स्टेपनी जब जो मेन गाड़ी का जो पहिया खराब हो जाता है तभी तो स्टेपनी बदला जाता है।
जनरली देखते हैं कि गाड़ी पंक्चर हो गया, क्या हो गया, गाड़ी फिर स्टेपनी को जो रिजर्व स्टेपनी होता, रिजर्व जो जो गाड़ी के पहिए होते हैं उसको स्टेपनी के थ्रू बदल दिया जाता है। तो स्टेपनी शायद उसी पहिए को कहते हैं, हम एग्जैक्ट समझते भी नहीं, जी, क्योंकि स्टेपनी गाड़ी उसी को कहते मेरे हैं। पास जो है, मेरे रिजर्व पास होता है गाड़ी उसे है। ही स्टेपनी कहते हैं। जी, तो रिजर्व पहिए को ही स्टेपनी कहते हैं। चलिए, आज नई जानकारी हुई। तो स्टेपनी तो है, और स्टेपनी बनने के लिए कई लोग तैयार हैं। अब आप खबर ये भी आ रही है कि देखिए, राजनीति में जरूरत के हिसाब से आपकी प्रासंगिकता को देखा जाता है। अब बिहार सरकार को या बीजेपी को या जेडीयू को पशुपति पारस किसी काम के लग नहीं रहे हैं। तो सुनने में आया है कि 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई जो उनको जो कार्यालय दिया गया है उस खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक खाली करवा दिया जाएगा। यही पशुपति पारस, और ये आदेश कौन दिया है? भवन निर्माण विभाग ने दिया है। भवन निर्माण विभाग किनके पास है? तो यही जयंत है राज, राजनीति में प्रासंग। जयंत राज। और आपने चर्चा छेड़ दी तो एक सवाल भी लगे हाथ ले लेते हैं। जयंत राज से परसों पूछा गया कि बिहार में खबर चल रही है कि तेजस्वी यादव ने जो आवास खाली किया है वहां से टोटी वगैरह जो नल वगैरह होता है उसे उखाड़ लिया जाता है, उखाड़ लिया गया है। यानी उस आवास को कथित तौर पर फिजिकल हार्म पहुंचाया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। भाजपा के नेता लोग ज्यादा आक्रामक है कि वाकई ऐसा हुआ है। उसी आवास में शायद ये सम्राट चौधरी शिफ्ट शिफ्ट भी हुए हैं उसी आवास में। पर कहा जाता है जो उस आवास में जाता है उस आवास में वो रह नहीं पाता है, डिप्टी सीएम रह नहीं पाता है। जयंत राज से जब पत्रकारों ने पूछा कि वहां पर टोटी वगैरह निकाल ली, उखाड़ लिया गया है, क्या है, उन्होंने कहा ऐसी कोई सूचना विभाग ने नहीं दी है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बहुत कैजुअल अंदाज में कहा जैसे कि पहले से उनके पास जवाब हाजिर हो। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को और राजद के लोगों को दोष मुक्त कर दिया यदि आप उस फुटेज को देखें तो? जयंत राज ने साफ साफ कह दिया। तो एक तरफ तेजस्वी यादव पर भाजपा के लोग और राजद के लोगों पर जो आरोप लगा रहे हैं उससे जदयू कोटे के मंत्री और भवन निर्माण मंत्री उस आरोप से राजद और तेजस्वी को दोष मुक्त कर दे रहे हैं कि कोई टोटी वगैरह चोरी नहीं हुई है, कोई नल वगैरह नहीं उखाड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, भाजपा सांसदों पर एफआईआर हो जाती है। एक पर हो गई है और एक केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन पर एफआईआर कभी भी हो सकती है, ऐसी खबरें हैं अगर कुछ पाया गया उनके बयान में सांप्रदायिक। तो क्या है नीतीश देखिए कुमार के शासन में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जवाब देंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, मोटे मोटे देखें तो संकेत तो कुछ न कुछ नीतीश कुमार दे रहे हैं, और संकेत को रीड आउट करने की जरूरत है। अब हरियाणा में तमाम एनडीए, चंडीगढ़ में तमाम एनडीए के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। अब देखिए, संकेतों का कंफ्यूजन है, मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। वहां नहीं जाते हैं, लेकिन वहीं नीतीश कुमार अयोध्या से मां जानकी के जन्मस्थल यानी सीतामढ़ी के लिए रेल परियोजनाओं की मांग करते हैं, तो तुरंत आनन फानन में उसको मंजूरी दे दिया जाता है। वंदे भारत ट्रेन की वंदे भारत ट्रेन की परिचालन की मांग करते हैं, तो अश्विनी वैष्णव उसको मतलब उसको मान लेते हैं। अब अयोध्या से जो सीतामढ़ी जो है वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अब एक तो चीज हमें कई बताइए, ऐसे एक चीज हमें बताइए, इस पर कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। कई लोगों ने मुझसे कल से आज तक पूछ लिया कि नई रेल लाइन बनेगी क्या अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक। दरअसल अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक की जो रेलवे लाइन होती है नरकटियागंज होते हुए, उसमें नरकटियागंज तक दोहरीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है पहले से। नरकटियागंज से लेकर सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा तक और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलवे लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ है कैबिनेट में, और उसे ही कहा गया है कि अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच नई रेलवे लाइन दी जाए, नई रेलवे परियोजना शुरू की गई है। मतलब आप समझिए कितनी, भाई रेलवे की एक पॉलिसी आज से नहीं 1992 से चल रही है, 1992 से, कि तमाम रेलवे रूट्स को डबल करना है ताकि समय से ट्रेनें चले, अप एंड डाउन लाइन पर ट्रेनें चले और रुकना ना हो ट्रेनों को। सभी रूटों के दोहरीकरण का काम चल रहा है। वो प्रोजेक्ट अभी उसको दोहरीकरण में डाला गया है और उसको नाम दे दिया गया अयोध्या से सीतामढ़ी तक। हकीकत में वो नरकटियागंज से सीतामढ़ी तक है। अयोध्या से जोड़ने के क्रम में वो नरकटियागंज से सीतामढ़ी तक दोहरीकरण का प्रोजेक्ट है। लेकिन जिस ढंग से तो मैं प्रचारित किया गया, तो नीतीश कुमार डिमांड नहीं भी करते तो होना ही था।
तमाम सांसद उधर के जीते हैं उसी गठबंधन से, चाहे नरकटियागंज से जेडीयू जीती हो, चाहे बेतिया में रक्सौल पड़ता है, संजय जायसवाल चीफ व्हिप है, चाहे शिवहर से लवली आनंद हो, बैरगनिया वगैरह घोड़ासहन उसी में पड़ता है, चाहे सीतामढ़ी के सांसद हो, सब एनडीए से जीते हैं। और वो मोदी जी नहीं होते, कोई और प्रधानमंत्री होता, तब भी वो दोहरीकरण का प्रोसेस पहले से है, उसको मंजूरी देनी थी। तो ये जो कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने कह दिया मान लिया, नीतीश कुमार नहीं कहते तो नहीं माना जाता, ऐसी बात तो नहीं थी। और देखिए भाजपा यही की तो राजनीति को सूट भी करता है। इसलिए मैंने इस प्रकार के संदर्भ को आपके सामने रखा ताकि यह स्पष्ट हो जी कि जो एक कंफ्यूजन का माहौल बनाया जा रहा है कि हम नीतीश कुमार ने ये मांगे की और बीजेपी ने मान लिया, केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन तमाम यदि इनके जो डिमांड है उनको यदि केंद्र सरकार फुलफिल कर रही है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार फूफा जी की तरह मुंह फुलाए बैठे हैं। तो बारात में देखते हैं कि फूफा जी हमेशा नाराज हो जाते हैं शादी से। तो फूफा जी जो हैं यानी नीतीश कुमार जो हैं, तो यदि नाराज हैं तभी तो चंडीगढ़ नहीं गए, तमाम लोग वहां मौजूद थे, तो संकेत तो है ही। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले न नीतीश कुमार ऐसे निर्णय लेने के हक में है, न बीजेपी। देखिए मैं कल भी कहा, स्पष्ट कह दूं, बीजेपी भी चाहती है कि अब जेडीयू का जो भी करना है अब जल्दी करना है, तोड़ना है तो ठीक है तोड़ दीजिए, मिलाना है तो मिला लीजिए। लेकिन जेडीयू के जो टॉप लीडर हैं उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम दौर में है, उम्र के उस पड़ाव में है, और जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि पूरे पार्टी को एक सूत्र में बांध के रख सके। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार को फिलहाल बीजेपी स्पेस देना चाहती है, और इस चीज को नीतीश कुमार भी समझते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि ये राजगीर और तमाम चीजों को हम लोग जोड़ के देख रहे हैं, ये बात है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, ये बात, इस बात में दम है। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत ही चालाक नेता है, और ऐसे लोग जो मुगालते में है कि नीतीश कुमार उम्र के अंतिम पड़ाव में है, राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, तो भूल ये उनकी भूल है। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने करिश्मा दिखाई दिया। जी 12 सीटें कम, बीजेपी के तुलना में कम सीटें लड़के 12 सीटें जीत के आए, 16 में 12 सीटें जीत के आए। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई है लोकसभा में। नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जब उनकी संख्या 70-80 के आसपास हो जाए, यानी विधायकों की संख्या 70-80 के आसपास हो जाए, तब कोई ऐसा निर्णय लिया जाए, और वो भी निर्णय तब लेंगे जब केंद्र में बड़े मतलब जो पद की जो पोजीशनिंग हो सके। मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार के दिल के किसी कोने में प्रधानमंत्री पद की लालसा अभी भी है। जी और मैं बार बार कहता हूं कि मुख्यमंत्री इधर भी हैं, मुख्यमंत्री उधर भी हैं, हालांकि कुछ गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह जैसे लोग हैं। अब कल की खबर ये भी है कि नीरज सिंह बबलू कोई मुख्यमंत्री शायद उस एरिया में यात्रा या कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो नीरज सिंह बबलू जो उस नीतीश कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उस फंक्शन या उस यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। तो डिफरेंसेस तो है ही, जी मनमुटाव तो है ही। और मैं बार बार कहता हूं अभिषेक जी, इस बात को आप भी गंभीरता पूर्वक लीजिए कि बिना अमित शाह के सह के बिना, यानी शाह के सह के बिना गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे नहीं निकले हैं। शाह का आशीर्वाद है उनको, हालांकि 2-3 दिन पहले अमित शाह जी का जन्मदिन था। शाह का आशीर्वाद है तो एफआईआर दर्ज करने में किसका आशीर्वाद है? अमित शाह जी को न्यूज लॉन्चर, किसका आशीर्वाद है? प्रदीप सिंह, एक मिनट मैं अभी आ रहा हूँ, मैं लय आप बिगाड़ देते हैं। अमित शाह जी को अभिषेक जी के तरफ से, न्यूज लॉन्चर के तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हालांकि परसों उनका जन्मदिन था। बधाई उनको। लेकिन नीतीश कुमार भी ये दिखलाना चाहते हैं कि भैया हम उनके एजेंडा पे नहीं चल रहे हैं, हमारा एजेंडा कुछ और है, हमारा सोच कुछ और है। और नीतीश कुमार हमेशा उन्होंने कहा है कि ट्रिपल सी से वो समझौता नहीं करते हैं,
करप्शन, क्रिमिनल और कम्युनलिज्म। जी। तो हो सकता है, लेकिन ये भी आश्चर्य है कि उस सांसद और उस केंद्रीय मंत्री के बाइट को या उनके बयान को खंगाला जा रहा है, उस फुटेज को खंगाला जा रहा है, उस पार्टी के नेता, उस पार्टी से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्री का, जो बिहार सरकार में सहयोगी है और एक महत्वपूर्ण नेता है। तो जी। कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, मनमुटाव तो है ही। और मैं बार बार कह रहा हूँ, दर्शकों को मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आप मत कहिएगा कि ये दोनों आके सरकार गिराने के लिए आए हैं। भैया राजगीर जा रहे हैं, चाचा जी ने राजगीर जा रहे हैं और 28 को बैठक है। इस दोनों को एक साथ मत जोड़ के देखो। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, मैंने कल भी आपसे पूछा था, फिर पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र और कुछ नेता तो दबी जुबान में कहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी आ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है इन लोगों को कि नीतीश कुमार जल्दी आ जाएंगे? देखिए, भाई वीरेंद्र या शक्ति यादव, ये तमाम ऐसे नेता हैं, शायद भाई वीरेंद्र प्रवक्ता भी हैं। ऐसे नेता माहौल बनाने के लिए बार बार ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं। देखिए, निर्णय जब भी होगा तो भाई वीरेंद्र को नहीं मालूम होगा, मैं बता देता। भाई वीरेंद्र बड़े नेता हैं, कई टर्म से विधायक हैं, और मैं राजद में एकमात्र ऐसे नेता है जिनको बीजेपी का कोर वोट बैंक भी दिल खोल कर वोट करता है। मैं दर्शकों को बता दूं थोड़ा, भाई वीरेंद्र के हिस्ट्री के बारे में आप जानिएगा। मनेर से विधायक हैं और भूमिहार उनको दिल खोल कर वोट करता है। जी। अच्छे अच्छे नेता हैं, राजद में हैं अच्छे नेता। लेकिन यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कुछ बातें बढ़ी भी होगी या कुछ गुफ्तगू भी हुआ होगा इसको लेकर, तो भाई वीरेंद्र को इसकी जानकारी नहीं होगी। दो तीन ही ऐसे नेता हैं जिनको इस डेवलपमेंट की जानकारी होगी। ऋषि जी, हालांकि आप निचले स्तर पे देखें तो एक तरफ से नीरज सिंह मोर्चा संभाल रखे हैं, एक तरफ से भाई वीरेंद्र या राजद के तमाम प्रवक्ता शक्ति यादव, ये लोग कोई जेडीयू का डिफिनेशन बता रहे हैं, कोई राजद का डिफिनेशन बता रहे हैं। जी। ऋषि जी, ये एक चीज बताइए। कोई कह रहा है जेडीयू मतलब ज्यादा दारू मौजूद, क्या क्या कोई डिफिनेशन ऐसे दे रहे हैं। मैंने अभी सोशल ऋषि मीडिया जी, पे देखा, कल बयान मैंने देखा उन नेताओं का। ऋषि जी, कल मैंने राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता से बात की, नाम नहीं लूंगा। एक बात उन्होंने बहुत पते की बात कही और वो आपसे समझना चाहते हैं। उन्होंने मजाक मजाक में ही एक बात कहा मुझसे कि अभिषेक जी, बात दरअसल ये है, 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी उपचुनाव लड़ रही है। लगता नहीं कि कहीं जीत पाएगी, लेकिन गलती से भी एक सीट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जीत गई, तो राजद और जदयू के गठबंधन की संभावना जितनी जल्दी लोग उम्मीद कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा तेजी से दोनों का गठबंधन हो जाएगा। गलती से भी प्रशांत किशोर ने एक सीटें जीत ली, तो ये मुहर लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी और राजद और जदयू के पास एक होने के सिवा कोई और चारा नहीं बचेगा। इस संभावना में कितना दम आप देखते हैं? उन्होंने हालांकि बातचीत मुझसे निजी बात में मजाक मजाक में कही, लेकिन कितना दम देखते हैं आप इसमें कि वाकई यदि प्रशांत किशोर ने देखिए खाता खोल लिया तो नीतीश कुमार का भाजपा के वोट बैंक से भरोसा उठ जाएगा क्या? आप एक बात देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो प्रशांत किशोर की जो शुरुआत हुई है उपचुनाव में, उनके नैरेटिव को बिल्कुल धराशायी कर दिया है। जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ा है, आपने बहुत शोर शराबे के साथ पार्टी का गठन किया। आपने ये कहा कि हम उपचुनाव लड़ेंगे, और आपको ये नहीं मालूम है कि उपचुनाव में किसको उम्मीदवार बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आपको दो दो विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार बदलना पड़ा। हालांकि ये टेक्निकली भूल किसी से हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति से इस भूल को मतलब मन समझ आई, जो चुनावी राजनीति का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है, और उनसे इस प्रकार की गलती हो जाए। दूसरी तरफ जो आपने जो सवाल किया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन यदि चारों विधानसभा क्षेत्र में देखें तो प्रशांत किशोर ने किसी को बख्शा नहीं है, बीजेपी को भी नहीं बख्शा। तरारी में जिस
व्यक्ति, जिस महिला को उम्मीदवार बनाया है या इससे पहले जो उम्मीदवार थे, वो व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है या अभी जो लड़ रही है, वो एनडीए के कोर वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी। यदि आप बेलागंज में देखें, जी, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन या अभी जो उनके स्थान पे जो उम्मीदवार आए हैं, वो किसके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे? राजद। तो एक तरह से जो आरोप थोपा जा रहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है या राजद की बी टीम है या जेडीयू की बी टीम है, तो वो मुझे शुरुआती दौर में नहीं लग रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति या जिस नेता ने आपको बताया, उसके बात में दम है। यदि बेलागंज में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार नंबर 2 पे भी होते हैं, उस स्थिति में राजद और जेडीयू की बेचैनी बढ़ जाएगी। जी, बिल्कुल आपने आप सही समझ कहा कि सकते हैं। बेचैनी बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी दोनों पार्टियों की। लेकिन फिलहाल तो बेचैनी नीतीश कुमार की राजगीर यात्रा ने बढ़ा दी है। नीतीश कुमार का बिल्कुल, राजगीर जाना देखिए, और उमा भारती का केदारनाथ जाना। उमा भारती जब केदारनाथ जाती थी तो माना जाता था पहले कि वो रूठ गई है, भाजपा नेताओं से रूठ गई है, नाराज हो गई है, तो वो केदारनाथ चली गई है। कई बार ये प्रसंग आया सामने। ठीक इसी तरह नीतीश कुमार 2 जगह उन्हें बिहार में बहुत पसंद है, राजगीर और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नगर जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं होती है और वाल्मीकि नगर में 1-2 दिन में लौटते नहीं है। जब भी जाते हैं 4-5 दिन आराम करते हैं। वो तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, उसमें एक तरफ गंडक नदी है, एक तरफ त्रिवेणी की पहाड़ी है और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। वहां जाकर वो 1 हफ्ता दिन 10 दिन बिताते हैं। लेकिन राजगीर जाते हैं तो 1-2 दिनों में या सेम डे वापस लौट आते हैं। लेकिन जब भी राजगीर जाते हैं, लोगों के कान खड़े होते हैं। और एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा की कहावत भी आपने सुनी होगी। राजगीर जा रहे हैं और राजगीर से आने के बाद विधायक दल और सांसदीय दल की एक साथ बैठक, पार्टी के लोगों की बैठक भी बुला रहे हैं। अब लोगों की धड़कनें और बढ़ी हुई है और इन सब के बीच इन धड़कनों को बढ़ाने का काम और हो रहा है जब भाजपा के भड़काऊ बयान देने वाले फायर ब्रांड किस्म के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है और एफआईआर के लिए फुटेज खंगाली जा रही है। तो लोगों के कान खड़े हो रहे हैं। ऋषि जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, आप कुछ कहना भी चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के सहयोगी, और बीजेपी का ऐसा करेक्टर रहा है कि बीजेपी की सहयोगी भी बीजेपी के किसी भी डेवलपमेंट से, किसी भी मतलब चाल से बहुत सतर्क रहते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। शिंदे साहब परेशान है कि बीजेपी ने जिन जिन लोगों को वहां सेट किया है, उससे शिंदे साहब की राजनीति मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। अब नीतीश कुमार को भी कई बार मतलब निपटाने का, बर्फ में लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये चालाक व्यक्ति हैं, बिहार की मिट्टी से आते हैं, पाटलिपुत्रा की धरती से आते हैं, जहां 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 ऐसा कहा जाता है राजनीति का प्रयोगशाला है। तो जी, और मैंने कल भी कहा कि जो जो व्यक्ति बीजेपी के साथ, बिहार में कहावत है कि कोई एक लत्ती होता है जिस पेड़ के साथ चिपकता है, उस पेड़ को खत्म कर देता है, मतलब पौधा के अमर साथ। बेल, अमर बेल। अमर बेल। तो वही बीजेपी है। बीजेपी के साथ जो जो सहयोगी दल रहे हैं, उनके साइज को, उनके आकार को छोटा कर दिया गया है, ऊपर से 6 इंच छोटा कर दिया गया है। बड़े भाई की भूमिका में होने वाले को छोटे भाई की भूमिका में कर दिया जाता है, और छोटे छोटे भाई की भूमिका वाले को नस्ता नाबूद कर दिया जाता है। यदि मैं जी, गलत कह रहा हूं तो तमाम कश्मीर से चिराग लेकर पासवान हनुमान मंदिर थी, कन्याकुमारी पार्टी तक, खत्म, सांसद ही कन्याकुमारी चले गए थे। तक के तमाम पार्टी और दलों को देख सकते हैं। पशुपति पारस जी कितने उछल रहे थे जब केंद्रीय मंत्री बने थे। ये सूरज भान, ये बीना देवी, ये तमाम, महबूब अली केसर, कैसे गले मिलकर चिराग पासवान को चिढ़ा रहे थे। आज क्या हुआ? प्रिंस पासवान जी और पशुपति पारस जी 7 दिनों का अल्टीमेटम नीतीश कुमार जी के ही शिष्य, नीतीश कुमार के ही कोटे से आने वाले विभाग के मंत्री। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार बड़े बड़े भारी मन से ये डिसीजन लिए होंगे, क्योंकि बीजेपी का दबाव होगा, एलजेपी का दबाव होगा। क्योंकि पशुपति पारस के लिए नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन को किसी ने पटकनी दी घर में ही, वो पशुपति पारस। लेकिन बीजेपी किसी का सगा नहीं, जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। अब पशुपति पारस जी को कार्यालय खाली करना पड़ रहा है। जी, तो ये समझने की जरूरत है। जी,
चलिए देखिए, अब सबको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम जैसे पत्रकारों की समझ से भी चीज़ें बाहर हो रही है। राजगीर भी जा रहे हैं, एफआईआर भी करा रहे हैं और विधानमंडल दल और संसदीय दल की बैठक भी बुला रहे हैं। और सब कुछ इतना आनन-फानन में हो रहा है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक साथ सारे मोर्चे पर बिहार में लग जाएँगे। भाजपा नेताओं को चुन-चुन करके जो-जो भड़काऊ बयान देता है, एफआईआर करो, उस पर कार्रवाई करो। दूसरी तरफ पार्टी की बैठक बुलाओ और इन सब के बीच राजगीर में विकास योजना का उद्घाटन करने चले जाओ। राजगीर विकास योजना और इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड की योजना, जदयू विकास योजना, मनीष वर्मा पूरे बिहार में निकले हुए हैं। अब कौन सी विकास योजना कारगर होगी, ये देखा जाना है, लेकिन फिलहाल की सूरत यही है कि राजनीतिक तापमान नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया है और शायद राजनीतिक तापमान को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी बार्गेनिंग पावर को नीतीश कुमार और ज्यादा अक्सर बढ़ाते रहे हैं। इस बार भी शायद बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितना कामयाब होता है। फिलहाल के लिए ऋषि मिश्रा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।